गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें रिवीजन करना है चैप्टर नंबर 10 का और चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। जितने भी इसके पहले हमने चैप्टर पढ़े वहां पे हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में हमने इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, बस वहां पे कंपैरेटिव पर्पज से पढ़ा। बाकी समझा हमने किसके बारे में इस चैप्टर में, पाकिस्तान के बारे में और चाइना के बारे में। लगभग लगभग आप कंक्लूड करोगे चैप्टर को तो चाइना हमारे से ऊपर मिलता है ज्यादातर मामलों में और पाकिस्तान हमारे से नीचे, और हम कहाँ पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं। और आज इसी चीज को रिकॉल करना है, पढ़ तो हम डिटेल में चुके ही है। चलो देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि पिछले चैप्टर्स में हमने क्या किया है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है पूरा डिटेल में कि हमने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई, क्या हमारी प्रॉब्लम थी, कैसे हमने उनको सॉल्व किया, डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज हमारी क्या थी, वो सारी चीजें। इस चैप्टर में हम अपनी नेबर कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। हर एक कंट्री चाहती है कि वो अपने आप को स्ट्रेंथन करे, एक पावर उसको मिले, और वो जो कुछ कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हर एक बंदा ग्रुपिंग भी करना चाहता है, हर एक कंट्री ग्रुपिंग भी करना चाहती है अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग मायनों में। जैसे यहाँ पे हमने कुछ देखा था कि कुछ ग्रुपिंग्स जो रीजनल ग्रुपिंग्स होती है, कुछ ग्लोबल ग्रुपिंग्स होती है। रीजनल ग्रुपिंग्स और ग्लोबल ग्रुपिंग्स के कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे सार्क कंट्रीज है ना। सार्क कंट्रीज में बच्चों कितनी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज होती है, 8 कंट्रीज होती है। और ये 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ पे हुई, सार्क कंट्रीज की ये जो ग्रुपिंग बनाई ढाका में, ठीक है ना। इनमें कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। दूसरा है बच्चों एशियन कंट्रीज, जो कहाँ पे, बैंकॉक में, थाईलैंड में, जिसकी क्या हुई, स्थापना हुई इस ग्रुपिंग की 8 अगस्त 1967 में। और इसमें 10 मेंबर कंट्रीज है, कौन कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। ऐसे बच्चों ब्रिक्स कंट्रीज भी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और भी कई सारी ग्रुपिंग्स है, यूरोपियन यूनियन है, G20 है, G8 है। और भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मायनों में क्या है, अलग अलग मुद्दों को लेकर के, अलग अलग एजेंडा को लेकर के कुछ ग्रुपिंग्स बनाई गई है। तो हर एक कंट्री चाहती है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, इन ग्रुप्स का क्या बन के, पार्ट बन के। अब देखते हैं बच्चों, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है अपनी नेबर कंट्री का, नेबर कंट्री में भी किसका, पाकिस्तान और चाइना के साथ कंपैरिजन करना है। तो कह रहे हैं कि तीनों ही कंट्री ने लगभग सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज को अपनाया, और तीनों ही कंट्री ने जो अपना जो सफर जो चालू करा, जर्नी जो स्टार्ट करी, वो लगभग लगभग सेम टाइम पे की। जैसे कि आपको पता है कि 1947 में अपने को तो आजादी मिली थी, है ना, भारत को तो आजादी मिली थी। और 1947 में ही ये पाकिस्तान भी पिक्चर में आया, ठीक है ना। 1949 में कौन स्टैब्लिश हुआ, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सारी की सारी कंट्रीज ने अपनी जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी है, वो जो प्लानिंग जो है वो स्टार्ट करी सेम ही तरीके से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपने यहाँ पे तो कब में चालू हुआ था, 1951 में स्थापना हुई थी प्लानिंग कमीशन की 1950 में, जो हम ऑलरेडी पढ़े थे। चाइना ने अनाउंस किया अपना 5 ईयर प्लान हमारे 2 साल बाद, और उनके भी 3 साल बाद किसने किया, फिर पाकिस्तान ने 1956 में, ठीक है ना। 2018 से बच्चों जो पाकिस्तान है वो वर्क कर रहा है 12th 5 ईयर डेवलपमेंटल प्लान पे, जो 2023 तक चला है इनका। और चाइना जबकि किस पे काम कर रहा है बच्चों, 14th 5 ईयर प्लान पे काम कर रहा है, जो कि 21 से इनका 25 तक चलने वाला है, 25 तक चलने वाला है। 2017 तक बच्चों इंडिया क्या कर रहा था, 5 ईयर प्लान फॉलो कर रहा था। उसके बाद हमारे यहाँ पे कोई 5 ईयर प्लान नहीं बने। लास्ट हमारा जो 5 ईयर प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान था, बिकॉज हमने पहले ही किसको, प्लान तो क्योंकि चल रहा था तो उसे पूरा किया हमने, लेकिन प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग हम पहले लेके आए थे, ठीक है ना। इंडिया और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल सिमिलर क्या की, जो अपनी स्ट्रेटजीज थी वो अडॉप्ट करके रखी। जैसे कि उन्होंने ज्यादा रिलाई किस पे किया, पब्लिक सेक्टर पे रिलाई किया, और पब्लिक एक्सपेंडिचर किया सोशल वेलफेयर में। 1980 तक तीनों ही कंट्रीज की जो लगभग लगभग जो ग्रोथ रेट थी बच्चों, वो क्या थी, सेम थी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद से डिफरेंसेस आने चालू हुए। ये आप अब इसलिए भी समझ सकते हो कि क्योंकि चाइना में किसका आगमन हो चुका था, डेंग का आगमन हो चुका था, और वहां पे रिफॉर्म्स हुए थे कब, 19 बोलो 1978 में। 76 में तो कौन ही चला गया था, चल बसा था, माओ जेडोंग, है ना। तो अब वो वहां से डिफरेंसेस आने चालू हुए, ठीक है ना। अच्छा चलो समझने की कोशिश करते हैं तीनों कंट्री में क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, चाइना की। समझना तो है नहीं, आज तो बस रिकॉल करना है, समझ तो चुके ही है, ठीक है ना। चाइना की अगर हम किसकी बात करें, ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, तो चाइना ईस्टर्न एशिया में सिचुएट करता है, और जो किससे बाउंडेड है, पैसिफिक से, पैसिफिक ओशन से क्या है, बाउंडेड है ईस्ट में, ठीक है। ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, किसके बाद, रशिया और
कनाडा के बाद एरिया वाइज, जिसका एरिया कितना 9.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में यूएसए और वो क्या रहता है, यूएसए और चाइना की इकोनॉमी फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रहती है, बस इतना समझ के चलो आप। ठीक है, वो मैं फालतू, वैसे भी मैंने फालतू डाला है वो। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसके एस्टैब्लिश होने के बाद, पीआरसी के एस्टैब्लिश होने के बाद एक पार्टी के रूल में, माने वो जो कम्युनिस्ट पार्टी से वो बिलोंग करता माओ जेडोंग, उसकी गिरफ्त में आने के बाद जितने भी सारे इकोनॉमी के चाइना के क्रिटिकल सेक्टर्स थे वो सब किसके कंट्रोल में आ चुके थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुके थे। कहने के तो गवर्नमेंट थी, कहने को ही थी गवर्नमेंट, लेकिन वो डिक्टेटर से कोई काम नहीं था। ठीक है ना। जितने भी जो लैंड थी, जो कोई इंडिविजुअल, जो कोई एंटरप्राइज क्या करता था, होल्ड करके रखता था, वो किसके कंट्रोल में आ गई, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे उन्हें बोला जाता था स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, एसओईज। क्या बोला जाता था, एसओईज। चल, चाइना में क्या क्या हुआ इसको तो हम और अच्छे से क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स को रिकॉल करते हैं जो हमने पहले पढ़े थे। पहले चाइना में क्या हुआ, जीएलएफ चालू हुआ, और ये किसने चालू किया, माओ जेडोंग ने। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में ये चालू हुआ। ये कौन सा बच्चों, ये कौन सा कैंपेन था, इकोनॉमिक और सोशल कैंपेन था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो माओ जेडोंग ने चालू किया था चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए। यहाँ पे इन्हें क्या किया, क्योंकि सबसे पहले फोकस किया गया था उस पे, एग्रीकल्चर पे, इन्हें कॉम्यून बनाए थे। फिर इन्हें उसी में क्या किया, उसे शिफ्ट करके बोला कि आप लोग अपने बैकयार्ड में क्या करें, इंडस्ट्रीज वगैरह खोले। ठीक है ना, तो उस पे इसने फोकस किया। ये चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना चाहता था, एक्सपोर्ट वगैरह करके, और वहां के लोगों को कुछ खाने के लिए भी नहीं देता था वो, और बहुत उनसे बड़ी, उससे क्या कराता था, काम कराता था, बच्चों, इवन बच्चों बच्चों से काम कराता था। वो हमने देखा था, हमने चिड़िया को भी नहीं छोड़ा, वो थोड़ा बहुत अगर खा लेते थे फूड ग्रेन्स तो उनको भी नहीं छोड़ा एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसको चाहिए था पैसा, पैसा एंड ओनली पैसा। ठीक है। इस प्रोग्राम में उन्होंने क्या बोला, वो तो बता ही दिया मैंने आपको कि इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए बोला। रूरल एरिया में कॉम्यून सिस्टम स्टार्ट किया गया, और पूरी फार्म लैंड को, जो भी चाइना की फार्म लैंड थी, उनको 26,000 कॉम्यून्स बना करके क्या किया गया, कवर किया गया। कॉम्यून्स का, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कलेक्टिवली क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो इसका जो कृत्य था, इसका ये जो काम था, जो भी इन्होंने किया कि कलेक्टिवली क्या कराएंगे, फार्मिंग कराएंगे, इससे पूरे चाइना के अंदर क्या हुई, फूड शॉर्टेज हुई, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं देता था, एक्सपोर्ट होता सारा माल। ठीक है ना। तो वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ वहां पे, और वहां पे जिसमें कितने लोग मारे गए बच्चों, 30 मिलियन लोग मारे गए। किसकी वजह से, हाँ, खाने की कमी की वजह से, और जो पॉलिसी किसने बनाई थी, माओ जेडोंग ने बनाई थी। अब इसका इससे भी मन नहीं भरा, दिल है कि मानता ही नहीं। ठीक है ना। तो क्योंकि इसका फेलियर था, ये कैंपेन था, ये फेलियर रहा, तो अब इसको ना धीरे धीरे इसका जो कंट्रोल था वो देश में से और इवन पार्टी के अंदर से क्या जा रहा था, कंट्रोल जा रहा था। तो इंसान, इनने अभी क्या खेली, पॉलिटिक्स खेली। क्या खेली, पॉलिटिक्स। तो अगला जो कैंपेन इनने चालू किया मई 1966 में, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसको नॉर्मली क्या बोला जाता है, कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है ना। तो अपनी पावर को रीअसर्ट करने के लिए इसने ये कार्यक्रम किया। और बच्चों, एक ऐसा मतलब आपका कैंपेन था इसने जो चलाया था, ये इकोनॉमिक और सोशल नहीं था, ये वो था आपका सोशल और पॉलिटिकल था। कौन सा इवेंट था, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट। क्योंकि वो फेल हो चुका था, तो इसे अपने वापस से अपनी पावर को वापस से रीअसर्ट करने के लिए इन्हें 1966 में लॉन्च किया। और इसमें इसका नाम था, जो प्रॉपर नाम था वो था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट था जो किसको इरेडिकेट, किसको खत्म करना चाहता था, सारे के सारे ट्रेसेस को खत्म करना चाहता था इसके थ्रू। जो ट्रेडिशनल एलिमेंट थे, कल्चरल एलिमेंट थे, और उनको रिप्लेस करना चाहता था किसकी, अपनी सोच से। माओ जेडोंग अपनी सोच से उन्हें रिप्लेस करना चाहता था। दो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जिनको खत्म करने की बात की गई वो थे एजुकेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो माओ जेडोंग की थॉट के लिए सबसे ज्यादा क्या थे, मतलब उसकी सोच के अगेंस्ट थे वे, है ना, उसको थ्रेट क्रिएट कर रहे थे उसकी सोच के लिए। वो समर के मतलब उसने ऐसा गर्मियों की 1966 के समर में, गर्मियों में उन्होंने क्या किया, एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई। जिन पैरामिलिट्री फोर्स में किसका पार्टिसिपेशन था, जो मिडिल स्कूल के जो बच्चे थे, कॉलेजेस के जो बच्चे थे, उनको। और उनको इन्हें क्या बोला, एक नाम दिया रेड गार्ड, और इन्हें ये पूरी आर्मी का नाम दिया रेड आर्मी। ठीक है ना। तो इन्हें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएट किया मिडिल स्कूल से कॉलेज के जो बच्चे थे, जो कुछ भी करने के लिए, है ना, वायलेंटली कुछ भी करने के लिए क्या थे, तैयार थे। और माओ जो बिलीव करता था कि वो तो साइन है किसका,
ट्रू रेवोल्यूशनरी का, कि वही देश के अंदर क्या ला सकता है, क्रांति। उसने किया क्या किया, इन लोगों को, इन बच्चों को क्या किया, स्पॉन्सर किया, ठीक है ना। उन्हें क्या किए, देश के जो जितने भी स्कूल थे उनको क्या कराया, बंद कराया, और वो बोला अरे कहाँ पढ़ लिख के क्या तुम होशियार बनोगे, ज्यादा इधर आओ, ठीक है ना, इधर तुम्हारा इतिहास में नाम लिखा जाएगा, तुम कुछ देश के लिए करो, कुछ मरो मिटो, ये करने के लिए। तो इन्हें क्या किया, लोगों को एनकरेज किया, बच्चों को एनकरेज किया रेड गार्ड बनने के लिए, जो अपने आप को डेडिकेट करते थे, या इन्हें डेडिकेट करने के लिए बोला कि अपने आप को समर्पित कर दो, किसके लिए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए। वो क्या करते थे, वो जुर्म ढाते थे किसके ऊपर, जो बड़े लोग थे उनके ऊपर, टीचर्स के ऊपर, और जो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज थी, जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी, उनके ऊपर जुर्म ढाते थे, क्योंकि यही लोग क्या थे, ये माओ की सोच के लिए क्या थे, ये मतलब उसके लिए एक टाइप से उसकी सोच को आगे नहीं बढ़ने देते थे, तो ये इन्हीं को खत्म करना चाहता था माओ। और उसके साथ वाले जो थे, उन्होंने बहुत सारी क्या करी, रैलीज ऑर्गेनाइज करी पूरे चाइना के अंदर, जहाँ पे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस ने क्या की, या टीन्स जो थे उन्होंने क्या की, वो रैलीज क्या की, अटेंड करी। और अगस्त की रैली में जो रेड गार्ड के लिए स्पेशली क्या की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी माओ के द्वारा, उनने क्या किया, फोर ओल्ड को अटैक करने का क्या दिया, नारा दिया, अटैक द फोर ओल्ड। और वो कौन, जो चाइनीज सोसाइटी के ओल्ड कस्टम थे, ओल्ड कल्चर था, ओल्ड हैबिट थी, और ओल्ड आइडियाज थे, उनको अटैक करने के लिए बोला इन्हें। अगले 2 महीनों में ही बहुत सारे सैकड़ों और हजारों घर क्या किए गए, लूटे गए, किसके द्वारा, रेड गार्ड के द्वारा। उन्होंने पैसे चुराए, बुक्स डिस्ट्रॉय करी, उनको तहस नहस करी, मैगजीन्स वगैरह उनको उनको आग लगाई, और जो आर्टिस्टिक वर्क था उसको हार्म पहुंचाया। जो स्टूडेंट थे उन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, सीमेट्रीज जो ग्रेवयार्ड्स वगैरह थे उनको भी नहीं छोड़ा, लाइब्रेरीज को क्या किया, खत्म किया, और जितने भी जो कल्चरल जो क्या थे, एविडेंस थे, हिस्टोरिकल एविडेंस थे, उन सबको क्या किया, खत्म किया। प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ जो रेड गार्ड मेंबर थे, इन्होंने ह्यूमिलेट भी किया, लोगों को परेशान किया, तंग किया, टॉर्चर किया, इनफैक्ट मर्डर तक भी किया लोगों का, इनोसेंट पीपल का। और ये जो पूरा दौर चल रहा था वायलेंस का, माओ ने यहाँ पे एक डायरेक्टिव इशू किया, एक ऑर्डर इशू किया, जो पुलिस के नाम था, कि इन रेड गार्ड्स को कुछ भी ना बोला जाए, ये जो स्टूडेंट मूवमेंट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इनको कुछ ना बोला जाए, ठीक है ना। दिसंबर 1968 तक माओ क्या कर चुका था, लगभग 2 साल में उसका आतंक इतना फैल गया, उसका खौफ इतना हो गया, कि जो उसकी खोई हुई जो पावर थी वो वापस से क्या कर चुका था, रीअसर्ट कर चुका था। अब वो बेचारा थक गया, कह रहे अब जो मैंने पाना था वो पा लिया, ठीक है ना। अब वो उस चीज से थक गया कि जितना भी उसने रायता फैलाया। अब उन्होंने क्या किया, इसी के आगे क्या चालू किया, डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट चालू किया, जहाँ पे इन्होंने बोला कि जो यंग इंटेलेक्चुअल्स है चाइना के, वो कहाँ पे जाए, रूरल एरिया में जाए, और जो पीजेंट्स क्लास के लोग हैं उनके साथ मिलकर के वो क्या करे, काम करे, ताकि हम क्या कर सके, देश को आगे बढ़ा सके। फाइनली 1976 में माओ के डेथ के साथ ये जो क्या था, ये कैंपेन था, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। हालांकि जो इसका इम्पैक्ट रहा वो चाइनीज लोगों को अगले 50 सालों तक उसका इम्पैक्ट देखने मिला, जो कि अभी भी चल ही रहा है, ठीक है ना। अब ये माओ का जो दौर था, माओ जेडोंग, उसका दौर तो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब थोड़ा दौर चेंज हुआ, यहाँ पे पिक्चर में कौन आया, डेंग, ठीक है ना। इधर एनसीईआरटी में कहीं भी डेंग का जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए वो बताया, ताकि आप ये पॉइंट्स क्या कर सको, तुम्हें ऐसा लगे कि पता नहीं एकदम से क्या ही हो गया, ये तो चला गया, फिर एकदम से अचानक से कैसे बदल गए, ठीक है ना। तो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए चाइना में, कब में बच्चों, 1978 में। शुरुआत में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, फॉरेन ट्रेड पे ध्यान दिया गया, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स पे क्या दिया गया, ध्यान दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर बच्चों बाद में क्या लगाई गई, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई, लोगों को विश्वास दिला करके इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे डुअल प्राइसिंग सिस्टम इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया, जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ क्वांटिटी फिक्स करती थी कि ये तो आपको इस रेट पे खरीदनी बेचनी है, इस रेट पे खरीदनी बेचनी है, बाकी जो क्वांटिटी है वो आप किसके अकॉर्डिंग, मार्केट रेट के अकॉर्डिंग अपने आप से बेच सकते हो। फिर लास्ट क्या किया बच्चों, एसईजी इन्होंने क्या किए, स्टैब्लिश किए, जहाँ से क्या करते थे, बाहर दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे। वन सेकेंड बच्चों, 5 चीजें क्या की चाइना ने, जीएलएफ, कल्चरल रेवोल्यूशन, तीसरा रिफॉर्म्स किए, चौथा डुअल प्राइसिंग पॉलिसी लेके आए, और एसईजी स्टैब्लिश किए। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी देख लेते हैं। पाकिस्तान लोकेट करता है साउथ एशिया में, और पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम क्या है बच्चों, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इनको इंडिपेंडेंस मिली 14 अगस्त 1947 में, और इनका एरिया है 7,96,095 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि अपना एरिया बच्चों कितना है, लगभग 32,87,000 समथिंग, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसकी पॉपुलेशन है 212 मिलियन पीपल, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्रोथ रेट कितनी होती है बच्चों, 2.05% पर एनम, वो हमने उधर आगे भी देखी थी, ठीक है।
1/3 जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के अपने नीचे जीवन यापन करती है। थोड़ी इनकी डेमोग्राफी चल रही है अलॉन्ग विद ज्योग्राफी। वो बोल रहे हैं ये सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, किसके बाद? इंडोनेशिया के बाद। मतलब सबसे ज्यादा मुस्लिम अगर पाए जाते हैं तो कहाँ पे? इंडोनेशिया में, और उसके बाद कहीं अगर पाए जाते हैं तो पाकिस्तान में। ठीक है ना। चलो इनकी अब क्या करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं कि इनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की कैसी थी। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया था ऐसे इन्होंने भी पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पार्टिसिपेशन रखा। कई सारी पॉलिसीज लेकर के आए, कब? लेट 50s में और लेट 60s में। वही वाली पॉलिसीज जो लगभग लगभग हमारे यहाँ पे हुई है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा ग्रो कराया लेट 50s में। फिर लेट 60s में हमने पहले क्योंकि क्या कर दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, तो ये इन्होंने भी वही किया, मतलब हमारे को देख देख के कॉपी मारा। ठीक है ना। फाइनली उन्होंने बोल दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में लेके आया, जिसने इनकी इकोनॉमी को क्या कर दिया, ड्रामेटिकली चेंज कर दिया। इसके जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। कुल मिलाकर के फायदा हुआ इन्हें। ठीक है ना। फिर उन्होंने अर्ली 70s में क्या दिया, पब्लिक सेक्टर को क्या दिया, इंपोर्टेंस दिया कि ज्यादा हम इंपोर्टेंस देंगे किसको, पब्लिक सेक्टर को, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक इसे संभाल नहीं पाए। लेट 70s में किसको इंपोर्टेंस देना चालू कर दिया, प्राइवेट पार्टीज को, प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्टेंस देना चालू कर दिया। और क्योंकि प्राइवेट इन्हें फिर क्या करना था, ग्रो करना था, तो इन्हें हेल्प की जरूरत थी। तो 1970s के आखिरी में इन्हें क्या मिली बच्चों, इकोनॉमिक असिस्टेंस मिली दूसरी कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से, जिससे इनकी जो स्पीड, जो प्रोसेस है स्पीड की, सॉरी प्रोसेस है स्पीड की, क्या बोल रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्पीड है वो क्या हुई, तेज हुई। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इन्होंने बच्चों रिफॉर्म्स की हमारे से 3 साल पहले 1988 में। ठीक है ना। बस वही कौन से रिफॉर्म्स, वही जहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो हुए। चलो कितने पॉइंट हो गए बच्चों इसके, 7 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट तो किसके थे, उसके थे, चाइना के, वो तो तुमने बोले। इधर 7 पॉइंट जल्दी से बोलो किसके है, पाकिस्तान के। पहला, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया। दूसरा, 50s और 60s में वेरियस पॉलिसीज लेकर के आए। तीसरा, हाँ जी बोलो ना, 50s 60s में पॉलिसी लेकर गए, ग्रीन रेवोल्यूशन किया 60s में। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, अर्ली अर्ली 70s में पब्लिक को इंपॉर्टेंस दी। पांचवा पॉइंट, लेट लेट 70s में प्राइवेट को क्या दी, इंपॉर्टेंस दी। फिर इन्हें क्या चाहिए थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए थी, तो वो मिला, छठा पॉइंट। और लास्ट बच्चों, रिफॉर्म्स के कब में, 1988 में। बहुत कम शब्दों के साथ इनकी जर्नी बता दी, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक। ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों, ये जो मेन एक फेज तो एक खत्म हो जाता है हमारा, जहाँ पे हमने केवल 2 कंट्री के बारे में देखा हल्का फुल्का सा। और अब क्या करते हैं, तीनों कंट्री को कंपेयर करते हैं। 4 महीनों में कंपेयर करना है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ग्रोथ इंडिकेटर, और तीसरा सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, और चौथा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है जी। डेमोग्राफिक इंडिकेटर, अब मैं बहुत ज्यादा इसमें ये जो टेक्स्ट है ना, इसको कर दो सबको डिस्काउंट, क्योंकि इसमें क्या है, वो इंग्लिश लिखी हुई है। जो सार है वो किस में है, इस टेबल में है। ठीक है ना। जल्दी से, जो अब मैं इसमें क्या ही करा सकता हूँ, जस्ट आपको रिकॉल ही करा सकता हूँ, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा मैं आपको, वो इसके अंदर कितनी हेडिंग है, 6 हेडिंग है, कितनी हेडिंग है, वो करा दूंगा। चलो ये हेडिंग को कैसे किया था हमने, 3-2-1, कैसे किया था, 3-2-1। ये हेडिंग को, जितनी की 6 की 6 हेडिंग है, कैसे याद किया था, 3-2-1। जल्दी बोलो, 3-2, ये 3-2-1 क्या है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर। 3 मतलब 3 पॉइंट एक साथ बैक टू बैक बोलो, पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और तीसरा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, या सिंपल डेंसिटी बोल सकते, डेंसिटी भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, 3 हो गए, 2, एक सेक्स रेशियो और दूसरा फर्टिलिटी रेट, और लास्ट सबसे क्या है, अर्बनाइजेशन। चलो इनके नंबर्स अगर आप बोल पाओ तो वेल एंड गुड, वरना तो कोई बात है नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हटा दूं क्या इनको, है ना, फिर बाद में एक बार मैं मैच भी करा दूंगा आपको। चलो जी, पॉपुलेशन बोलो भारत, उधर चाइना की बोलो। कैसे करेंगे ना अपन लोग, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। मैं बार बार नहीं बोलूंगा वरना बोलने में दिक्कत होगी, क्योंकि स्पीड से बोल रहा हूँ। हाँ जी, 1393 मिलियन चाइना की है, एक बार बता रहा हूँ बस। इंडिया की 1352 मिलियन, और इधर पाकिस्तान की 212। अब इसी सीक्वेंस में बताएंगे। चलो ग्रोथ रेट बताओ जल्दी से। चाइना की 0.46%, भारत की 1.03%, और पाकिस्तान की, मेरे को नहीं बोलने का, तुमको बोलने का। ठीक है ना। ये देखो कितने होशियार बने, अपने आप बैठ गए, हाँ ठीक है बोलते रहो। अरे तुम बोलो रे भाई। ठीक है ना, तुम्हें एग्जाम में जाके लिखना है। अभी डेंसिटी बोलो, डेंसिटी चाइना की 140, 148 की 147, 148, वेरी गुड।
नेक्स्ट वन इज भारत की 455 एंड द छपरियों की 275। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, 3-2। उसमें कौन है सबसे पहले, क्या है फर्टिलिटी की सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो चाइना का बताओ, बोलो। 949 और भारत का 924 और इनका 943 ना। वेरी गुड। अच्छा, फर्टिलिटी रेट चाइना का 1 पॉइंटों में मत घुसा देना वर्मा जी, ठीक है ना। वो कल कर दिया था ना तुमने, उनकी पॉपुलेशन ही खत्म कर दी, नक्शे पे से खत्म करना चाहते हो। 1.7 और फर्टिलिटी रेट भारत का 2.2 2.2 ऐसे करता है। तीसरा पाकिस्तान का 3.6। पक्की बात, बिलीव कर सकते हैं? 3.6, 3-2। अब वन रह गया अर्बनाइजेशन। चाइना का अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा कितना? 59%। भारत का 32, 34 और इनका 37। ठीक है ना। चलो चेक करते हैं, देखो कहीं पे मिस्टेक हुई क्या हमारी। सब कुछ सही है। ग्रोथ इंडिकेटर्स बिना देखे अभी बोल देते रहे। जहां पे बाकी कंट्रीज क्या नहीं कर पा रही थी, बोलो। जहां पे बाकी कंट्रीज 5% से भी अपनी इकोनॉमी को ग्रो नहीं करा पा रही थी, चाइना ने 2 दशकों तक डबल डिजिट ग्रोथ क्या करी, रिकॉर्ड करी। आज के महीनों मतलब अगर इनके पीपीपी के महीनों में इनकी वो देखें, हम जीडीपी देखें तो कितनी बैठती है? 22.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी बैठती है। और हमारी इनका 41% है, कितना? 9.05 ट्रिलियन डॉलर। और उनकी पाकिस्तान वालों की, हमारी भी कितनी है? 11% है, और खाली कितनी? 0.94 ट्रिलियन डॉलर। दो तो हो गए फाइनली। ठीक है, ये ग्रोथ इंडिकेटर्स हो गए, ये सब कुछ हो गया। नेक्स्ट है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। इसके भी टेक्स्ट में मत जाओ, टेक्स्ट में जाके तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। इधर आ जाओ। हाँ जी, ये टेबल आपके सामने। पहले कंट्रीब्यूशन और फिर वर्कफोर्स कितनी एंगेज्ड है, और तीनों ही सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और सर्विस में। एग्रीकल्चर में चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना? 7%, जबकि जनता कितनी? 26%। और भारत का कंट्रीब्यूशन 16%, जनता कितनी? 43%। और पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 24%, जनता कितनी? 41%। ये तो मैंने बिल्कुल आपके माइंड में छापी थी, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसका बोला था, उसका उसका बड़ा आसान है। का याद है क्या आपको? किसका? इंडस्ट्रियल का कंट्रीब्यूशन चाइना का 41%, फिर 11% से कम 30% हमारा, फिर 11% से कम 19% पाकिस्तान वालों का। कंट्रीब्यूशन उनका वर्कफोर्स कितनी लगी? 28% चाइना की लगी हुई है, 3% कम हमारी 25, 1% कम किसकी? पाकिस्तान की 24। मुझे लगता है इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस के भी वर्कफोर्स में तो हल्का सा रह सकता है, बाकी कंट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना? 52% किसका? चाइना का कंट्रीब्यूशन। हमारा कितना? 2% बढ़ा के कितना? 54। और 3% बढ़ा के आई थिंक किसका? बहुत सिंपल, 52। 2% बढ़ा के 54 हमारा, 3% बढ़ा के किसका? 57 किसका? उसका, पाकिस्तान का। अब इनकी वर्कफोर्स देख लो, चाइना में कितनी? 46%, हमारी 32% और पाकिस्तान की 35%। हटा दूं क्या स्क्रीन पे से? चलो जी, वंस अगेन बच्चों, मुझे बताओ चाइना का एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन मात्र 7%, जनता 26%। भारत का कंट्रीब्यूशन 16%, जनता 43%। और इधर पाकिस्तान का 24 और जनता 41। ठीक है ना। अभी इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत आसान है। 41%, 30%, बैक टू बैक बता रहा हूँ, 19%। जनता 28%, 25%, 24%। बात खत्म। तीसरा, अब आ जाते हैं सर्विस सेक्टर में। 52% चाइना का, 2% ऊपर किसका? 54 किसका? इंडिया का। और 57%, 3% ऊपर किसका? हाँ, पाकिस्तान का। जनता 46% चाइना में, अपने यहाँ पे 32%, और पाकिस्तान में 35 के 37, 35 आई थिंक, 35 हो गए बच्चों। 3 डेटा तो हो गए, और बस एक आज का। अभी इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे अपन लोग? कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि तीनों ही कंट्री में जहाँ पे ऑलमोस्ट ज्यादा पॉपुलेशन लगी हुई है, उनका कंट्रीब्यूशन कम है पूरी इकोनॉमी में।
और इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हुआ है, चाइना का क्या हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें कंट्रीब्यूशन चाइना का क्या है, ज्यादा है, जबकि भारत का और पाकिस्तान का क्या है, कम है। चाइना ने क्या भी करके रखी है, डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन करके रखी है अपनी। और अगर बात करें चाइना की, चाइना ने अपने सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा दिया है, जबकि हमारी ग्रोथ ठीक है 50% से ज्यादा तो है ही कंट्रीब्यूट करते, लेकिन हमारी ग्रोथ उसमें स्टैग्नेटेड है। ऐसे बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। हालांकि तीनों ही कंट्री की जो आधी से ज्यादा जीडीपी आती है वो किससे आती है, सर्विस सेक्टर से। ये कंक्लूजन है। अब आज के फैक्टर्स है बच्चों, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, जो हमने आज ही पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, और बस उनको देख लेते हैं। कितने फैक्टर है बच्चों यहाँ पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन जो रैंक है एचडीआई की, वो तो साथ में ही एक ही हेडिंग में है। बाकी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जीएनपी पर कैपिटा, वो भी यूएस डॉलर पे, पीपीपी पे, access to improved water sources, access to improved sanitation, and the last one is population undernourished। डेटा की तो बाद में ही बात करेंगे, सबसे पहले तो आप मेरे को क्या कराओ, ये हेडिंग की कितनी है, हेडिंग ये इनको तो एक मान के चलना। फर्स्ट वाली को, जो फर्स्ट की जो स्टार्टिंग की जो दो है, उनको तो एक ही मान के चलना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हेडिंग पहले आपके जहन में आनी चाहिए, डेटा की तो बात की बात है। जल्दी बोलो, 10 हेडिंग तुम्हारे मन में आ रही है, एक बार देखो और अपने मन मन में करो, फिर मैं आपको बुलवा रहा हूँ अभी। आ रही है 10 हेडिंग, एक्चुअल में तो 11 है, मतलब एक रैंक भी है, लेकिन दो को हम एक ही बोल रहे हैं ना कि एक में पढ़ा है हमने। 10 हेडिंग बोलो। सबसे पहले एचडीआई, एचडीआई के नंबर से और उसकी रैंक क्या है। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, फिर आईएमआर। ये दोनों साथ में बोल दो, जरूर ये ऊपर नीचे लिखे तुम साथ बोल दो। एक तो आईएमआर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, दूसरा क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। वंस अगेन बच्चों, एचडीआई है, उसके दो साथ में हो गए, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तीन। दो साथ में बोलो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। पांच, दो साथ में और बोलो, एक तो वाटर वाला और सैनिटेशन वाला। सात हो गए। अब कितने रह गए, तीन रह गए। एक कौन 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 है तीन, एक तो पॉवर्टी लाइन के नीचे, एक पॉवर्टी लाइन और अंडर नरिश को एक साथ करो, उसको एक साथ करो, ऐसे ग्रुप बना लो इनके, तो याद रहेंगे ग्रुप में, ठीक है ना। तो कितने हुए, 7 और 2 9, एक रह गया, एक कौन है, जीएनपी, वो अलग ही है, ये सबसे, ये बिल्ला सिंगल है, ठीक है ना। वंस अगेन बच्चों, वो एक बोलो एचडीआई, या एक काम कर लो, एचडीआई के साथ में जीएनपी को ले लो, बेचारे को इसको भी साथ में ले लो, कहाँ ये फिरेगा ऐसे खाली, ठीक है ना। एचडीआई के साथ में किसको ले लो, जीएनपी को, एक ग्रुप हो गया, है ना। फिर हमने क्या लिया, दो को एक साथ, दो क्यों क्या, तीन को, सॉरी, दो दो को लिया ना, दो दो के 5 ग्रुप बनाए। वंस अगेन वापस से बच्चों इसे हटाओ, छोड़ो। एचडीआई, उसके साथ में रैंक भी और साथ में नंबर भी एचडीआई के, और साथ में जीएनपी ले लो, एक ग्रुप तो ये बना है जीएनपी पर कैपिटा, और वो भी पीपीपी यूएस डॉलर पे, ठीक है ना, एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप किसका पकड़ो, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, दूसरा ग्रुप हो गया। अच्छा, तीसरा ग्रुप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इनफेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा ग्रुप। चौथा ग्रुप वो सैनिटेशन और वाटर वाला पकड़ लो, ठीक है ना, इम्प्रूव टू एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज और एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, ये चौथा ग्रुप हो गया। पांचवा कौन सा रह गया, पॉपुलेशन अंडरनरिश, और उसके साथ में एक कौन सा, हाँ, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। इस तरीके से करके 5 ग्रुप उधर लिख लेना, 5 ग्रुप ऐसे दो दो के कपल में चल रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके नंबर की। मुझे बताओ एचडीआई का नंबर बोलो। एचडीआई का नंबर चाइना का 0.7761, वेरी गुड, 0.761। भारत का 0.645, इनका 0.557। अकॉर्डिंगली रैंक कितनी है, चाइना की 87, अपनी 130 और इनकी 154।
फिर हम वो किसको अगर ले, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग को ले, चाइना की आई थिंक 8.1%, अपनी 6.5%, और पाकिस्तान की कितनी 5 पॉइंट, बोलो ऊपर 5 पॉइंट, देख लो अभी सबको नहीं आ रही, मेरे को भी नहीं आ रहे नंबर। चलो मुझे बताओ, एचडीआई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एचडीआई के खासकर उसकी रैंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हमें पता है, एक तो हमें पता ही है भारत का तो कितना 69.7, चाइना का कितना है 76.9, और उनका कितना है हमारे से भी कम है 67.3। हुआ क्या, आपको आया क्या माइंड में? अच्छा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 8.1%, 6.5, और चाइना की, इनकी पाकिस्तान की कितनी 5.2%। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 7.4, 29.9, 57.2। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन 1.7, ना के बराबर, हमारा 22% के आसपास 21.9, और इनका 24.3, हमारे से भी ज्यादा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो 1 लाख लिव बर्थ पे निकलता है 29, 133 और 140। ठीक है। जीएनपी 16,057, 6,681, 5,005। एक्सेस कितना है वाटर के लिए 96, 93, 91। एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन 75, 60, 60। पॉपुलेशन अंडर नरिश 8.1%, हमारा बहुत ज्यादा 37.9, और इनका भी लगभग उतना ही है 37.6। एक काम करो, इधर ऐसे बोल के तो बड़ी दिक्कत होगी, लिखने में आसानी रहेगी। सबसे पहले एक काम करो, टेबल बनाओ अपने मन से, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ ये, मतलब रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर रहा हूँ। अभी जो बच्चे अभी भी इसे मतलब रिवाइज कर रहे हैं इस चैप्टर को, तो अभी टेबल बनाओ हाथ की हाथ। पहले तो जो मैंने 10 पॉइंट जैसे बताया आपको 5 का पल में, वो लिखो, और फिर जिसके नंबर भी याद आते जा रहे हैं आपको, वो नंबर भरते जाओ, जिसकी कमी पेशी होगी वो अभी कराएंगे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से इसका रिवीजन भी बच्चों क्या हो गया, फाइनल नक्की हो गया, और अभी बस उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ लिख करके, वीडियो में नहीं लेके आ रहा हूँ। ठीक है।